हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है औद्योगिक विकास की रणनीति। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, उसके बाद ये देखें। पार्ट 1 में हमने उद्योग के महत्व को तो देख लिया और राज्य की भूमिका को भी देख लिया, उद्योग के विकास में क्यों था। अब देखते हैं कि सन 1956 की औद्योगिक नीति क्या थी और राज्य की प्रमुख भूमिका का घोषणा पत्र क्या था। तो था क्या कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने सन 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा इस बात की स्पष्ट घोषणा की थी कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार की प्रमुख भूमिका होगी। इस नीति द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा देश के समाजवादी ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यानी 1956 की औद्योगिक नीति में क्या था, इस नीति में सरकार ने ये स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि औद्योगिक विकास में राज्य की यानी सरकार की प्रमुख भूमिका होगी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में यानी 1956 की यही औद्योगिक नीति में समाजवादी ढांचे की भी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यही 1956 की औद्योगिक नीति थी और राष्ट्र राज्य की प्रमुख भूमिका का घोषणा पत्र भी था। उद्योग के महत्व को देख लिया है, 1956 के औद्योगिक नीति को देख लिया और सरकार की प्रमुख घोषणा पत्र को भी पढ़ लिया है। लेकिन अब देखते हैं कि जो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, उनके फीचर्स क्या थे। तो पहली जो विशेषता थी मुख्य 1956 की औद्योगिक नीति की, वो थी उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। यानी उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला जो था वो था वे उद्योग जिनकी स्थापना तथा विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किया जाएगा। यानी उद्योगों की 3 श्रेणियों में पहले जो उद्योग थे वो उनका लेना देना किससे था, सार्वजनिक क्षेत्र से। उनकी स्थापना और विकास किसके अनुसार किया जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में किया जाएगा। दूसरे उद्योग वो उद्योग थे जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उद्यमों के रूप में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा। यानी दूसरा जो भाग था उद्योग का, वो क्या था, उसमें क्या था, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों थे, लेकिन जो निजी क्षेत्र था वो उसमें कम भूमिका निभाने वाला था और ये सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयत्नों के पूरक के रूप में कार्य करेगा। यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो प्रयास करेगी किसी वस्तु का उत्पादन करने या निर्माण करने में, तो निजी क्षेत्र क्या होगा, बस इसमें सहायता प्रदान करेगा, उसको पूरा करेगा। और इसी श्रेणी के नए उद्यम केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किए जाएंगे। यानी ये जो निजी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र के जो ये जो उद्योग हैं वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किए जाएंगे। तीसरा जो उद्योग था वो था उपरोक्त पहले और दूसरे श्रेणियों के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। यानी पहले और दूसरे में तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी, लेकिन तीसरे वाले को, तीसरे उद्योग की श्रेणी को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार सन 1956 की औद्योगिक नीति ने स्पष्ट कर दिया कि अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य का नेतृत्व होगा। बिल्कुल, ये इसी श्रेणियों से ही ज़ाहिर होता है कि 3 श्रेणियों में बाँटा गया उद्योग को, जिसमें 2 श्रेणियों में सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा भूमिका दी गई और सिर्फ़ 1 श्रेणी में निजी क्षेत्र को भूमिका दी गई। तो इससे समझ आता है कि औद्योगिकरण में राज्य का कितना नेतृत्व था। दूसरी जो 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषता थी, वो है औद्योगिक लाइसेंसिंग। क्या था कि निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया। इसका मतलब था कि निजी क्षेत्र में उद्योग को बढ़ने से रोकना। सीधा सिंपल मतलब यही है। नए उद्यम को न केवल लाइसेंस लेना ज़रूरी था, बल्कि चालू उद्योगों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी सरकार से लाइसेंस लेना ज़रूरी था। यानी सरकार ने इतना सख्त कर रखा था कि अगर आपको उद्यम लगाना है निजी क्षेत्र में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपका उद्योग चालू है, चल रहा है आपका उद्योग, और अगर आपको उत्पादन भी बढ़ाना है, तो भी आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी सरकार ने लाइसेंस नाम का एक रोड़ा अटका दिया था निजी उद्यमियों के आगे कि हाँ, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिससे निजी क्षेत्र जो है वो कम विकास कर पाए या निजी क्षेत्र का जो योगदान है वो कम हो। तीसरी जो 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषता है वो है औद्योगिक रियायतें। क्या था कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु निजी उद्यमियों को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की गई। रियायतों में एक पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की में स्थापना के लिए कर अवकाश तथा रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति शामिल थे। यानी क्या था कि देश की पिछड़े क्षेत्रों में, यानी देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे उद्योगों की बहुत ही आवश्यकता है, वहाँ पे स्थापना हेतु क्या किया गया, निजी उद्यमियों को कई रियायतें दी गई, कई छूट प्रदान की गई। जैसे कि नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए क्या करा गया, उनको कर अवकाश यानी टैक्स हॉलिडे दिया गया कि जाओ वहाँ पे, अगर जहाँ पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ पे उद्योगों की बहुत आवश्यकता है, अगर आप वहाँ उद्योग लगाओगे तो सरकार क्या करेगी, आपको टैक्स फ्री कर देगी कुछ दिनों के लिए।
और दूसरा ये कि रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति भी देगी सरकार, कि हाँ, बिजली में भी उन्हें क्या देगी, छूट देगी अगर वो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं। तो ये 1956 की औद्योगिक नीति की एक प्रमुख विशेषता थी। उद्योग के महत्व को देख लिया, 1956 की औद्योगिक नीति और उसकी विशेषताओं को भी देख लिया और सरकार की भूमिका को भी देख लिया। लेकिन अब देखते हैं कि जो छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं वो क्या हैं और क्यों आवश्यक हैं। तो छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास रोजगार तथा साम्य के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने का एक नीति उपकरण है। क्या है कि छोटे पैमाने का उद्योग वो उद्योग होता है जिसमें 5 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश नहीं होता। नियोजन की शुरुआत में 1951 में छोटे पैमाने का उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता था जिसे 5 लाख से अधिक का निवेश नहीं किया जाता। यानी आज के टाइम में जो छोटे पैमाने के उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं किया जाता, और 1951 के टाइम पे छोटे पैमाने के उद्योग वो उद्योग होते थे जिसमें 5 लाख से अधिक का निवेश नहीं किया जाता था। तो छोटे पैमाने के उद्योग ये होते हैं। लेकिन छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो क्या करता है, विकास और रोजगार तथा साम्य यानी समानता के उद्देश्य को प्रोत्साहित करता है। ये छोटे पैमाने उद्योगों की एक अलग विशेषता है। लेकिन अब छोटे पैमाने के उद्योगों की कुछ विशेषताएं अलग से भी जान लेते हैं। तो पहली जो विशेषता है छोटे पैमाने के उद्योग की वो है श्रम गहन के कारण रोजगार पूरक। क्या है कि छोटे पैमाने के उद्योग श्रम गहन और बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए श्रम में वृद्धि करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने के उद्योग किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए पूंजी में वृद्धि करते हैं। यानी क्या होता है कि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, अगर उन्हें वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करनी है तो वो क्या करते हैं, श्रम यानी लेबर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, अगर उनको वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करना है तो बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी यानी पैसा अधिक लगाते हैं, पैसे में वृद्धि करते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है कि जो छोटा पैमाना है अगर उसे वृद्धि करनी है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा, लोगों को काम देगा। और वही बड़े पैमाने के उद्योग क्या करते हैं, वो सिर्फ पैसों में वृद्धि करते हैं, पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए जो छोटे पैमाने का उद्योग है वो रोजगार पूरक है, क्योंकि वो रोजगार देता है अगर उन्हें अधिक उत्पादन करना है तो। दूसरी जो विशेषता है छोटे पैमाने के उद्योगों की वो है कि छोटे पैमाने के उद्योग में स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है। क्या है कि बड़े पैमाने के उद्योग को प्राय कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है, क्योंकि इन्हें कच्चे माल की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इन्हें दूरी से लाने में परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है। इसके विपरीत छोटे पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है। ये उद्योग समानतापरक होते हैं तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि तथा विकास की समानता में इनका योगदान होता है। होता क्या है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनको कच्चे मालों की बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर वो कच्चे जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है, जो जगह है अगर वहाँ कच्चा माल है और वो जो बड़े पैमाने के उद्योग है वो उस कच्चे माल से बहुत दूर हैं, तो क्या होगा कि वहाँ से कच्चा माल लाने में ले जाने में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा यातायात में खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए वो खर्चे से बचने के लिए जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो केवल वहीं स्थापित होते हैं जहाँ कच्चे माल का भंडार है। लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसमें स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन होता है, क्योंकि ये स्थान इस छोटे पैमाने के उद्योग में कोई सा भी स्थान चुन सकते हैं वस्तु के उत्पादन के लिए। तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योग को अल्प निवेश की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग को कम मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। तदनुसार यानी आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का कोई कारण नहीं होता, बल्कि इनके द्वारा अंतर व्यक्तिक समानता को बढ़ावा मिलता है। बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग में प्रति इकाई निवेश से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं और इस कारण साम्य को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और साम्य यानी समानता समाज के समाजवादी ढांचे की एक अनिवार्य शर्त है। क्या है कि छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में निवेश की ज़रूरत होती है और इनका जो निवेश होता है, अगर अगर ये निवेश करते भी हैं तो ये रोजगार में वृद्धि करके निवेश करते हैं कि हाँ, अगर हमें वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें लेबर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। छोटे पैमाने के उद्योग में ऐसा होता है, तो यही जब लेबर उन्हें ज़्यादा लगाना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, फिर रोजगार देते हैं और जब रोजगार बढ़ता है तो इससे क्या होता है, समानता को प्रोत्साहन मिलता है। छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब देखते हैं कि 1950 से 90 की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की रणनीति की प्रमुख विशेषताएं और उसके अच्छे और बुरे प्रभाव को देखते हैं कि जो 1956 और 90 की अवधि के दौरान जो औद्योगिक नीति अपनाई गई थी उसके क्या अच्छे प्रभाव थे और क्या बुरे प्रभाव थे। तो अच्छे और बुरे प्रभाव को देखने से पहले 1950 से 90 की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की रणनीति की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहली जो विशेषता थी वो थी औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक उद्यमों को
एक केंद्रीय भूमिका निभानी थी, बिल्कुल निभानी थी। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में क्या था, सरकार जो था वो एक केंद्रीय भूमिका निभा रही थी। दूसरी जो विशेषता है वो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में निजी उद्यमियों को केवल द्वितीयक भूमिका निभानी थी, और वो भी परमिट लाइसेंस राज के अंतर्गत। इसका अर्थ था कि वह प्रणाली जिसके अंतर्गत निजी उद्यमों को अपने स्थान के लिए लाइसेंस संस्थान के लिए लाइसेंस प्राप्त करना था, और अधिकतर मामलों में वस्तुओं का उत्पादन की क्षमता की एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना था। बिल्कुल, ये भी हमने देखा कि निजी उद्यमों को क्या कर दिया गया, लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया कि लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, और ये भी कि अगर वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लो, नहीं तो वस्तुओं का उत्पादन एक सीमित मात्रा में करो, निश्चित सीमा के अंदर करो। तीसरी जो 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषता थी वो थी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आयात प्रतिस्थापन की मुख्य नीति संयंत्र के अनुसार आगे बढ़ाना। इसका अर्थ है कि ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देना जिनका विदेश से आयात होता था, और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता के साथ विकास के उद्देश्य को बढ़ावा देना था। यानी औद्योगिकरण की तीसरी विशेषता क्या थी कि आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, यानी ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना जिन्हें विदेशों से मंगाया जाता था। क्यों? क्योंकि देश को क्या करना था, आत्मनिर्भर बनना था। तीसरी जो विशेषता है वो है विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिलवाना। संरक्षण दिलवाने के लिए क्या किया गया कि आयातों पर भारी आयात शुल्क लगाया जाने लगा, यानी कि विदेशों से जो भी प्रोडक्ट आता था, जो भी वस्तुएं आती थी, उस पर क्या किया जाने लगा, उन पर टैक्स लगाया जाने लगा, आयात शुल्क ज़्यादा लगाने लगा। दूसरा, विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योग को संरक्षण दिलवाने के लिए आयात का कोटा निर्धारित किया जाने लगा। क्या था कि यह महसूस किया गया कि संरक्षण द्वारा घरेलू उद्योग के विकास की गति तीव्र होगी। इसीलिए क्या कर दिया गया, आयात का कोटा निर्धारित कर दिया गया कि अगर किसी वस्तु का आयात करना है तो वो एक लिमिट में ही किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और जब वो लिमिट में किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो घरेलू उद्योग है उनका विकास अधिक होगा। अगली जो विशेषता है वो है देश में आधारिक संरचना के आधार का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाना था। क्या था कि अगर आधारिक संरचना का विकास करना था तो उसके लिए बड़े पैमाने के उद्योग का विकास करना जरूरी था। वहीं दूसरी विशेषता ये थी कि रोजगार तथा साम्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों का भी विकास किया जाना था। यानी इस औद्योगिक नीति की विशेषता ये थी कि बड़े पैमाने का भी उद्योग का विकास करो आधारिक संरचना के लिए, और छोटे पैमाने का भी उद्योगों का विकास करो रोजगार के लिए और समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं तो देख ली, अब उसके अच्छे प्रभाव को भी देख लेते हैं। तो पहला जो अच्छा प्रभाव है वो है आर्थिक विकास को बड़ा धक्का प्राप्त हुआ। सन 1950 से 90 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6% प्रति वर्ष की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। यानी क्या हुआ, एक अच्छा प्रभाव ये मिला औद्योगिक 1956 की औद्योगिक नीति से कि जो आर्थिक विकास था उसको एक बड़ा धक्का मिला, और 1950 से 90 के दौरान लगभग औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6% प्रति वर्ष की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। दूसरी औद्योगिक नीति की दूसरा जो अच्छा प्रभाव है वो है औद्योगिक क्षेत्र में सुस्पष्ट विविधीकरण देखा गया। इस समय के सूर्योदय उद्योग यानी विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स ने घरेलू अर्थव्यवस्था में अपना अधिक विकास दिखाया। क्या किया कि जो नए नए उद्योग थे, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स था, इन सब का उत्पादन बहुत अधिक हुआ और घरेलू अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही अधिक योगदान रहा। तीसरी जो विशेषता थी तीसरा जो अच्छा प्रभाव है वो है बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास, जैसे राउरकेला तथा भिलाई के इस्पात के कारखाने में भारतीय अर्थव्यवस्था को आधारिक संरचनात्मक स्थिरता प्राप्त हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाया कि वो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के प्रभाव को सहन करने की क्षमता रखते हैं। यानी ये भारतीय अर्थव्यवस्था में ये महसूस किया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़े पैमानों के उद्योगों के भी विकास को और उसके औद्योगिकरण के प्रभाव को सहन कर सकती है। चौथा जो अच्छा प्रभाव था वो था सामाजिक न्याय के साथ विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में छोटे पैमानों के उद्योगों का योगदान रहा। यानी छोटे पैमानों के उद्योग ने क्या किया, विकास तो किया, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा दिया, और रोजगार को तो अलग से बढ़ावा दिया ही। अच्छे प्रभाव तो देख लिए, अब इसी औद्योगिक नीति के बुरे प्रभावों को भी देख लेते हैं। तो पहला जो बुरा प्रभाव था वो था सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार की उत्पत्ति धीरे धीरे अकुशलता, भ्रष्टाचार, रिसाव तथा चोरी आदि के रूप में एक सामाजिक महाभार साबित हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारी हानि होने के कारण देश के अनेक दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों का इष्टतम प्रयोग नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र ने, यानी जब से सरकार ने अपनी भूमिका उसमें अदा की औद्योगिक विकास में, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे अकुशलता, भ्रष्टाचार
और चोरी जैसे मामले आने लगे और ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक महाभार साबित हुआ। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जो भी भारी हानि हुई, उससे क्या हुआ कि देश के जो राष्ट्रीय संसाधन थे उनका सही से प्रयोग नहीं हो पाया, उसका इष्टतम प्रयोग यानी पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाया, उसमें भी बहुत संसाधनों में भी बहुत हानि हुई। दूसरा जो बुरा प्रभाव था वो था संरक्षण के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, किंतु घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने में विफल रही और प्रतियोगिता के अभाव ने घरेलू उद्यमियों को बाजार पर एकाधिकारी नियंत्रण करने के लिए उत्तेजित किया, न कि प्रतियोगिता विविधीकरण तथा विकास के लिए। क्या था कि संरक्षण तो दिया गया घरेलू उद्योगों को इसलिए संरक्षण दिया गया ताकि उन वो विलुप्त ना हो जाए, लेकिन इससे क्या हुआ, इसका एक बुरा प्रभाव ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें पता था कि हमारी वस्तु तो बिकी जाएगी कैसे ना कैसे करके बना के, क्योंकि इनका एकाधिकारी नियंत्रण हो गया था बाजार पर। तो इन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया अपने उद्योग में विविधीकरण, अपने अपने वस्तुओं में चेंज लाने में कभी भी इन्होंने प्रयास नहीं किया, जो एक बुरा प्रभाव साबित हुआ देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तीसरा जो बुरा प्रभाव तीसरा जो बुरा प्रभाव था 1956 की औद्योगिक नीति का, वो था आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत नीति। क्या था कि आयात प्रतिस्थापन द्वारा सरकार ने ये सोचा कि हम विदेशी पैसों को बचा लेंगे, क्योंकि जब हम कोई किसी वस्तु का आयात ही नहीं करेंगे, जब हम किसी वस्तु को विदेश से खरीदेंगे ही नहीं, तो हमारे पास जो विदेश का पैसा है वो विदेश में जाएगा ही नहीं, हम उसी विदेशी पैसे को बचा लेंगे। ये नीति अपनाई थी, ना कि ये नीति कि विदेशी विनिमय को निर्यात प्रोत्साहन द्वारा प्राप्त करना। ये उन्होंने नीति नहीं बनाई कि हम अपने देश में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं कि हम निर्यात करेंगे, हम दूसरे देशों में बेचेंगे तो उससे विदेशी विनिमय हमारे देश में आएगा। ये नहीं सोचा उन्होंने ये सोचा कि हम अब आयात प्रतिस्थापन द्वारा जो वस्तुएं हम विदेशों से मंगाते हैं वही हम अपने देश में बनाएंगे और जो विदेशी विनिमय हमारे पास है वो हमारे पास बचा रहेगा। लेकिन सरकार की निकटदर्शिता का प्रमाण था कि सन 1990 के अंत में देश के विदेशी विनिमय के भंडार न्यूनतम सीमा को छू रहे थे, क्योंकि सरकार ने क्या कर रखा था, बचत नीति अपना रखी थी कि हम बचाएंगे जितना भी हमारे पास विदेशी विनिमय है हम उसको बचाएंगे, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाए। और इतना ही नहीं, हमें विदेशों से ऋण लेने के लिए विश्व बैंक के पास अपने सोने के भंडार को गिरवी रखना पड़ा था। इस आयात प्रतिस्थापन के कारण बचत नीति, विदेशी विनिमय यानी विदेशी पैसों के बचत के कारण क्या करना पड़ा हमें, हमारे पास इतना ऋण हो गया, विदेश हमारे पास इतना कम हो गया विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा भंडार, कि अब हमें अपने सोने के भंडार को गिरवी रख कर विदेशों से ऋण लेना पड़ा, विश्व बैंक से ऋण लेना पड़ा। तो ये एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इस नीति से।